It is the Amresh NEET of Amresh Harsh Academy, and you know this batch is the Purusarth, which is the crash and revision course. Chapter number 2, units and measurements, and you know this is the lecture number 1. My name is Amresh Chaudhary and calling name is Harsh. Today I will discuss the topic and subtopics are short formula list, learning and revision for the day. इसमें जो फॉर्मूले होंगे वो आज लर्न करने हैं आपको. टॉपिक एंड सब टॉपिक्स आर फिजिक्स क्या है, यूनिट्स किसको कहते हैं, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, सिग्निफिकेंट फिगर्स किसको कहते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, प्रिसिशन किसको कहते हैं, एरर्स क्या होता है, एरर्स इन मेजरमेंट क्या होती है, और कुछ क्वेश्चंस हम लोग करेंगे. तो यू नो व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? Those quantities which obey the law of physics, which describe the laws of physics, are called physical quantity. Length जो है वो physical quantity है, mass is physical quantity. Physical quantity को Q से denote करते हैं. तो physical quantity is equal to number into unit. Yes or no? Yes. अब इसी को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि Q is equal to NU, तो Q is equal to N1U1 is equal to N2U2. You can write here N1 upon N2 is equal to U2 upon U1. That the N is inversely proportional to the U. अगर नंबर बड़ा होगा तो यूनिट छोटी होगी. एग्जांपल देखिए, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 1000 मीटर. यहाँ पे किलोमीटर बड़ा यूनिट है तो नंबर छोटा है. 1000 जो है क्या कहते हैं, नंबर बड़ा है तो यूनिट उसका छोटा है. The numerical value of physical quantity is inversely proportional to the size of the unit. N is inversely proportional U, or Nu is equal to constant. N1 U1 is equal to N2 U2. अगर एक सर्कल में कोई बॉडी ट्रेवल कर रही है और ये एंगल यहाँ पे रेडियन में है, ये लेंथ ऑफ आर्क है और ये रेडियस है, तो थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R. इसी तरह से स्टेरेडियन जो होती है, ठीक है, स्टेरेडियन इक्वल टू क्या होता है, सरफेस एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर. सम प्रैक्टिकल यूनिट्स, यू नो 1 फर्मी इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 15 मीटर, 1 एंगस्ट्रम इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 9 मीटर, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, 1 लाइट ईयर इक्वल टू 9.46 इंटू 10 टू द पावर 15 मीटर. ये सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए आपको. 1 astronomical unit is equal to 1.496 into 10 to the power 11 मीटर. लाइट ईयर जो है ये टाइम का यूनिट नहीं है, ये डिस्टेंस का यूनिट है. 1 पैरालैक्टिक सेकेंड, इसको पार्सेक कहते हैं, 3.08 into 10 to the power 16 मीटर. ओके. अगर एक यूनिट को दूसरे यूनिट में चेंज करना हो तो क्या फॉर्मूला होता है, N2 is equal to N1 into M1 upon M2 to the power A, L1 upon L2 to the power B, T1 upon T2 to the power C. क्लियर है? Yes. What is error? ठीक है, एरर किसको कहते हैं? अगर आपने किसी डायमेंशन को कैलकुलेट किया, आपने जो कैलकुलेट किया और पहले जो वैल्यू था, एक्चुअल जो वैल्यू था, तो एक्चुअल वैल्यू माइनस कैलकुलेट वैल्यू, उन दोनों के डिफरेंस को एरर कहते हैं. आपने बहुत सारे एरर्स निकाले और सबका एवरेज निकाल दिया तो उसको अर्थमेटिक मीन कहते हैं. एरर का अर्थमेटिक मीन, तो ए मीन इज इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N. मीन एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन, इसको डेल्टा ए बार भी कहते हैं. मॉड ऑफ डेल्टा A1 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A2 प्लस मॉड ऑफ डेल्टा A3 प्लस डॉट 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 मॉड ऑफ डेल्टा AN अपॉन N. परसेंटेज एरर इज इक्वल टू डेल्टा अ मीन अपॉन ए मीन इनटू 100. लिख लीजिएगा, ये सब फॉर्मूला याद रखना है. डेल्टा ए बार अपॉन ए मीन इनटू 100%. ये सारे, इसको फॉर्मूला लिस्ट कहते हैं. ठीक है, ये इसको एकदम अच्छा से याद कर लीजिएगा. अब हम लोग लर्निंग एंड रिवीजन फॉर द डे. व्हाट इज द फिजिक्स? यू नो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन एज वेल एज स्पेस एंड टाइम. ठीक है, ये एक तरह का एक्सपेरिमेंटल साइंस है
जो थ्योरीज को क्रिएट करता है और उसको ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे टेस्ट किया जाता है। हाँ, स्कोप एंड एक्साइटमेंट, स्कोप ऑफ फिजिक्स इज वेरी वास्ट। ये बहुत सारे डिसिप्लिन पे काम करता है, मैकेनिक्स, हीट, लाइट, सब पे डिस्कस होता है, ये सब फिजिक्स के पार्ट है। आल्सो डील्स विद द वेरी लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनॉन। ठीक है, ये एस्ट्रोनॉमिकल फेनोमेनॉन होता है, माइक्रोस्कोपिक फेनोमेनॉन पे भी डिस्कस करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसको कहते हैं, प्रोटॉन किसको कहते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड नेचर ऑफ फिजिक्स, फिजिकल लॉज। फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमेना। ठीक है, ऑल ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स इन फिजिक्स लीड टू द सर्टेन फैक्ट्स, और उसको इसी लॉज के बेसिस पे जस्टिफाई किया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है। Connection between physics, technology and society can be seen in many examples, like working of heat engine. उसमें फिजिक्स भी यूज होता है, टेक्नोलॉजी भी यूज होती है, और सोसाइटी के लिए वर्थफुल होती है। यस, ठीक है, थर्मोडायनामिक्स, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, ये सब क्या करते हैं, सोसाइटी को बूस्ट अप करते हैं। तो अगर कोई पूछे कि फिजिकल क्वांटिटी कहते किसको है, तो क्या कहेंगे, दोज क्वांटिटीज विच डिस्क्राइब द लॉज ऑफ फिजिक्स। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये सब क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। अब इन सब क्वांटिटी को जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, जिससे कंपैरिजन करते हैं, उसको यूनिट कहते हैं। मेजरमेंट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन्वॉल्व्स कंपैरिजन विद अ सर्टेन बेसिक वाइडली एक्सेप्टेड रेफरेंस स्टैंडर्ड इज कॉल्ड यूनिट। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूनिट, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट एंड सेकंड वन इज कॉल्ड डिराइव्ड यूनिट। और भी एक होता है, उसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। यस, फंडामेंटल यूनिट किसको कहते हैं, द यूनिट्स व्हिच कैन नीदर बी डिराइव्ड फ्रॉम वन अनदर nor they can be further resolved into more simpler units. Yes. Derived unit, these are the units of fundamental quantity. Derived units are the units of measurement of all physical quantity which can be obtained from the fundamental units. तो यूनिट्स के कितने सिस्टम होते हैं, there are 4 systems of unit, CGS system, MKS system, FPS system and SI. ठीक है, सीजीएस किसको कहते हैं, जिसको लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में मेजर किया जाता है, उसको सीजीएस कहते हैं। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ यूनिट का डेफिनेशन क्या हुआ, कंप्लीट सेट ऑफ द यूनिट्स फंडामेंटल एज वेल एज डिराइव्ड इज नोन एज द सिस्टम ऑफ यूनिट। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इसको सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम कहते हैं। इसमें लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर किया जाता है। एपीएस सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, इसको ब्रिटिश यूनिट सिस्टम भी कहते हैं। लेंथ को फुट में, फुट या फीट कहते हैं उसको, मास को ग्राम में, ठीक है, जिसको की करते थे उसको पाउंड में यहाँ पे पाउंड में ये करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, दैट इज कॉल्ड एपीएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में लेंथ को जो है मीटर में, ठीक है, टाइम को मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई कहते हैं। ये जो है ना एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ एमकेएस सिस्टम है, मीटर किलोग्राम सेकंड सिस्टम का एक्सटेंडेड वर्जन है। Yes, sir. It has 7 base units and 2 supplementary units और infinite derived units। 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन है, लेंथ, जिसका फंडामेंटल यूनिट क्या है, मीटर, सिंबल क्या है, एम, मास किलोग्राम केजी, टाइम सेकेंड स्मॉल एस से डिनोट करते हैं, टेम्परेचर केल्विन, इसको कैपिटल के से डिनोट करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट फंडामेंटल यूनिट एम्पियर, इसको कैपिटल ए से डिनोट करते हैं, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसका फंडामेंटल यूनिट होता है कैंडेला और सीडी से डिनोट करते हैं, अमाउंट ऑफ सबस्टेंशियल क्वांटिटी ऑफ मैटर, इसका फंडामेंटल यूनिट होता है मोल और इसका सिंबल जो होता है MOL। सिमिलरली there are 2 supplementary physical quantity and there are 2 supplementary units। प्लेन एंगल का क्या होता है, रेडियन,
सिंबल क्या होता है RAD। सॉलिड एंगल का क्या होता है स्टेरेडियन, इसका क्या होता है SR। हाँ सम ऑफ द डराइव्ड यूनिट्स, फोर्स का डराइव्ड यूनिट क्या है न्यूटन, कैपिटल N से डिनोट करते हैं। वर्क और एनर्जी का जूल, पावर का वॉट, कूलम का इलेक्ट्रिक चार्ज का कूलम, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्ज का पोटेंशियल का कूलम। क्या होता है वोल्ट, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी का फेराड, मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट क्या होता है वेबर। यस। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड SI प्रीफिक्सेस, जरूर याद रखना। 10 टू द पावर हाँ 18 को क्या कहते हैं एक्सा, 10 टू द पावर हाँ 15 को क्या कहते हैं बताओ पेटा, रिवर 10 टू द पावर पिटा 12 को टेरा, टेरा 10 टू द पावर 9 इज कॉल्ड गीगा। गीगा। अगर कोई बोले कि 1 गीगा मीटर, हम्म इसका मतलब है कि 10 टू द पावर 9 मीटर। यस 10 टू द पावर 6 क्या होता है मेगा। अगर किसी ने कहा 1 मेगा मीटर, मेगा मीटर, तो इसका मतलब क्या हो यस गया 10 टू द पावर 6 मीटर। 10 टू द पावर यस 3 क्या होता है किलो। अगर किसी ने कहा 1 किलोमीटर, दैट इज द 10 टू द पावर 3 मीटर। हाँ यस सर 10 टू द पावर 2 को हेक्टो कहते हैं, 10 टू द पावर 1 को डेका कहते हैं। अगर किसी ने कहा 1 डेका मीटर, डेका मीटर, क्या तो क्या होगा 10 टू द पावर 1 मीटर, मतलब 10 मीटर। यस उसी तरह नेगेटिव में 10 टू द पावर -1 को क्या कहते हैं डेसी कहते हैं। 1/10 मीटर इज इक्वल टू 1 डेसीमीटर। ठीक है। 10 टू द पावर -2 इज कॉल्ड सेंटी। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है 10 टू द पावर 2 सेंटीमीटर होता है। यस ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या हो गया 10 टू द पावर -2 मीटर। 10 टू द पावर -3 इज कॉल्ड मिली। 10 टू द पावर -6 इज कॉल्ड माइक्रो, म्यू से डिनोट करते हैं। हाँ 10 टू द पावर -9 मीटर, ये हमेशा याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड 1 नैनोमीटर, बहुत यूज होता है। 10 टू द पावर -12, दिस इज कॉल्ड पिको। 10 टू द पावर -15, that is called femto, and 10 to the power -18, which is called atto. Yes or no? यस अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना चाहिए। कैसे पता तुम्हें, देख लो भाई। अगर आपके पास दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 72 किलोमीटर पर आवर, आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो क्या करेंगे 72 इंटू 1 किलोमीटर इक्वल टू क्या होता है 1000 मीटर। 1 आवर इक्वल टू क्या होता है 60 इंटू 60 सेकेंड, तो ये क्या हो गया मीटर पर सेकेंड। अब इसको कट करो, 0 0 कट, 0 0 कट, 2 से 5, 2 से 3, तो क्या हो गया 72 इंटू 5/18, मैंने बोला था। ठीक है। अब 18 4 जा, तो 5 4 जा 20 मीटर पर सेकेंड। तो शॉर्ट में क्या करना है, जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो 5/18 से डिवाइड कर देना चाहिए। यस एंगल सबटेंडेड बाय क्लोज्ड कर्व एट एन इनसाइड पॉइंट इज 2 पाई रेडियन। पता ही आपको, अगर मान लो सर्कल का जो एंगल होता है टोटल किसी पॉइंट पर कितना होता है 2 पाई होता है, मतलब 360 डिग्री होता है, जिसको 2 पाई रेडियन कहते हैं। अगर सॉलिड एंगल है, अगर कोई क्लोज सरफेस है, इनसाइड के किसी पॉइंट पर अगर वो एंगल मेजर करोगे तो क्या आएगा 4 पाई स्टेरेडियन होगा। मैंने एक बॉल ले लो, बॉल में एक पॉइंट अंदर में ले लीजिए, सेंटर ले लीजिए, और वो कितना एंगल बनाएगा तो 4 पाई स्टेरेडियन बनाएगा। क्लियर है? क्या डाउट है बताइए मुझे। ना समझा। वेरी गुड। न्यू टॉपिक विच इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। ठीक है। डायमेंशंस किसको कहते हैं? अगर आपको पूछा जाए कि एरिया को किस में मेजर करेंगे तो तुमको सर मीटर स्क्वायर में मेजर करना पड़ेगा आपको, मीटर इंटू मीटर। लेंथ मीटर में होगा, ब्रेड्थ मीटर में होगा, तो मीटर स्क्वायर। तो वो जो 2 जो नंबर देखा मीटर स्क्वायर, जो 2 जो तुमने देखा उसी को डायमेंशन कहते हैं बेटा। हाँ तो फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर का जो यूनिट है उसके ऊपर जो पावर लगाते हैं उसी पावर को डायमेंशन कहते हैं। So you know the dimensions of a physical quantity are the powers to which the fundamental quantities are raised. जैसे देखो फोर्स इक्वल टू क्या होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। ठीक है।
एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है? लेंथ अपॉन टाइम। अब दो बार टाइम हो गया, हाँ, फोर्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मास इंटू लेंथ इंटू टाइम स्क्वायर, मतलब अपॉन में टाइम स्क्वायर, ऊपर ले गए टाइम टू द पावर -2। तो देखो यह मास जो है, अगर हम लोग ऐसे लिखे मास कैपिटल एम, लेंथ को कैपिटल एल, टाइम को टी, और इस पे पावर -2 है, तो देखो एम पे पावर 1, एल पे पावर 1 और टी पे पावर -2, तो ये 1 1 और -2 जो है ये डायमेंशन है फोर्स का, मास के रिस्पेक्ट में, लेंथ के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में रिस्पेक्टिवली। हाँ, You know, dimensions of a physical quantity do not depend on its magnitude or units in which it is measured. उस पे नहीं डिपेंड करता है, किसी भी यूनिट में लोगे डायमेंशन सेम होगा। किसी भी यस, फिजिकल क्वांटिटी को मैग्नीट्यूड अगर चेंज भी करोगे तो भी डायमेंशन में चेंज नहीं होएगा। अगर तुमको पूछे 10 न्यूटन का डायमेंशन क्या होगा, ठीक है, तो तुम यही कहोगे कि ml t to the power -2 ही इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। किसी ने कहा नहीं हाँ सर, सर, अगर 50 डाइन है तब उसका क्या होगा, क्योंकि डाइन जो है वो यूनिट होता है फोर्स का, तो उसका भी क्या होगा? ml हाँ, to the power -2। सेम, इसका मतलब है डायमेंशनल MLT फॉर्मूला सेम रहता है, डायमेंशन सेम होती है, वो चेंज नहीं होती है। यस, अब एग्जांपल कुछ हम लोग करके देखते हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला और इक्वेशंस ऑफ सम क्वांटिटीज। अगर वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? तो पहले फॉर्मूला देखो, लिखो पहले। वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ध्यान दीजिए, हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मुझे इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना है तो डायमेंशनल फॉर्मूला तो ऐसे ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको डायमेंशनल फॉर्मूला का सिंबल कहते हैं। तो डायमेंशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट एक तरह का लेंथ है, हाँ, तो एल लिख दिया। टाइम जो है वो टी है, तो टी लिख दिया, कैपिटल टी लिखा जाता है। अब टी को ऊपर ले जाओ तो क्या हो गया? एल टी टू द पावर -1। -1। अब अगर हाँ, वेलोसिटी में पूछे कि लेंथ का डायमेंशन कितना है तो 1, टाइम का क्या है तो -1, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या -1। होगा? तो m0 l t टू द पावर -1। क्लियर है? यस, इसी तरह से क्लियर। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अपॉन डायमेंशन ऑफ टाइम। तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? Yes. एल टी टू द पावर -1। टाइम का क्या हो गया? टी। इसको ऊपर लेके चले जाइए तो क्या हो गया? एल टी टू द पावर -1 बिकम -2। इसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं? m0 l t टू द पावर -2। यस और नो? यस, सिमिलरली फोर्स इज इक्वल टू, अगर पूछा जाए तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास इनटू डायमेंशन ऑफ एक्सीलरेशन, क्योंकि F इक्वल टू ma फॉर्मूला होता है। तो मास का डायमेंशन कैपिटल M और एक्सीलरेशन का l t टू द पावर -2। तो डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का क्या हो गया? m l t टू द पावर -2। और इसको जरूर याद रखिएगा, मैं स्टार बना देता हूं, दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? मोमेंटम को स्मॉल p से डिनोट करते हैं, मास इनटू वेलोसिटी। मास इनटू वेलोसिटी। तो डायमेंशन ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास एंड डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1। तो फाइनल फॉर्मूला क्या हो गया? m l t टू द पावर -1, और ये कैपिटल M है। हाँ, डेंसिटी को रो से डिनोट करते हैं, तो रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मैं लिख देता हूं, ठीक है। डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? रो से डिनोट करते हैं। तो डायमेंशन ऑफ रो इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ मास अपॉन डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम, कैपिटल V। मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल M। वॉल्यूम का क्या होता है? L t टू द पावर 3, क्योंकि लेंथ ब्रेथ हाइट। तो क्या हो गया? m l t टू द पावर -3। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, m l टू द पावर -3 t टू द पावर 0। यस सर। अगर किसी ने कहा वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो वर्क इज इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर।
तो डायमेंशन ऑफ वर्क इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स ml t to the power -2. Dimension of displacement is L. So this is the ml square t to the power -2. काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. तो डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ, डायमेंशन ऑफ मास, डायमेंशन ऑफ v स्क्वायर. हाफ का कोई डायमेंशन नहीं होता है, तो डायमेंशन लेस. मास का क्या होता है? कैपिटल M. वेलोसिटी का क्या होता है? L t to the power -1 और यहाँ पे स्क्वायर है. तो क्या हो गया? डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ml स्क्वायर t to the power -2. यस और नो? यस सर. अभी आपने क्या देखा? वर्क का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वही काइनेटिक एनर्जी का होता है, और आगे जानेंगे कि वही पोटेंशियल एनर्जी का भी होता है. तो अगर कोई पूछे कि डायमेंशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क विच इज द डायमेंशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी. पावर का डायमेंशन पूछा जाए तो पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम. तो डायमेंशन ऑफ पावर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वर्क डन. वर्क का क्या हो गया? ml स्क्वायर t to the power -2. टाइम का क्या हो गया? t. तो क्या हो जाएगा? ml स्क्वायर t to the power -3. ठीक है. इसी तरह प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? प्रेशर को कैपिटल P से भी डिनोट करते हैं. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. तो डायमेंशन ऑफ प्रेशर इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ फोर्स विच इज द ml t to the power -2. डायमेंशन ऑफ एरिया विच इज द L स्क्वायर. अब इसको ऊपर ले जाइए. m ये 2 है, ऊपर 1 है, तो -2 हो गया ना, और ऊपर भी 1 है तो -1. ml to the power -1 t to the power -2. क्लियर है? यस सर. क्या डाउट है बताओ? नहीं सर. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड डायमेंशंस ऑफ एंगुलर क्वांटिटीज. अब एंगुलर क्वांटिटीज का डायमेंशन हम लोग जानेंगे. एंगल का डायमेंशन क्या होगा? तो एंगल थीटा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? L अपॉन R. ठीक है. तो डायमेंशन ऑफ थीटा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L अपॉन डायमेंशन ऑफ R. तो डायमेंशन ऑफ L इक्वल टू क्या हो गया? कैपिटल L. डायमेंशन ऑफ R क्या हो गया? ये भी एक तरह का लेंथ होता है. तो L कट गया तो क्या हो गया? m0 L0 T0. इसी को डायमेंशन लेस कहते हैं. इसका कोई डायमेंशन नहीं होता है. जब भी कोई दो सेम क्वांटिटी हो तो दोनों का डायमेंशन अगर रेशियो में रहे तो कट जाता है और वो डायमेंशन लेस हो जाता है. अब अगर पूछा जाए एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है बेटा ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी. ठीक है. तो डायमेंशन ऑफ ओमेगा इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ थीटा. तो डायमेंशन ऑफ थीटा कुछ नहीं होता है, m0 L0 T0 होता है, मतलब डायमेंशन लेस होती है. इसको 1 भी लिख सकते हैं हम. और टाइम का क्या हो गया? t. तो ओवरऑल क्या हो गया? t to the power -1. इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं m0 L0 t to the power -1. एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा अपॉन टाइम. तो डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ अल्फा इज इक्वल टू डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ओमेगा विच इज द t to the power -1. और टाइम का क्या होगा? t. इसको ऊपर लेके चले जाइए. तो m0 L0 t to the power -2. क्लियर है? यस. नाउ टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? तो देखो टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं. टाउ इज इक्वल टू R क्रॉस F. यही होता है, मतलब R इंटू F. इसको ऐसे भी तुम लिख सकते हो RF साइन थीटा. आगे वेक्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा कि R क्रॉस F इज इक्वल टू RF साइन थीटा होता है और n कैप. ठीक है. अब डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो डायमेंशन ऑफ टाउ इज, चलो मैग्नीट्यूड वाइज ले लेते हैं तो n कैप हटा देते हैं. ठीक है. तो डायमेंशन ऑफ टाउ इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ R इंटू डायमेंशन ऑफ F इंटू डायमेंशन ऑफ साइन थीटा. क्योंकि n कैप हटा दिया मैंने, क्योंकि वहां पे वेक्टर साइन हटा दिया. अब R जो एक तरह का होता है वो लेंथ होता है. फोर्स जो है एक तरह का, फोर्स जो है ml t to the power -2 होता है. साइन थीटा का कोई डायमेंशन होता नहीं है, डायमेंशन लेस होता है. तो आंसर क्या हो गया? ml स्क्वायर t to the power -2. मतलब टॉर्क का भी डायमेंशन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है. कितना इजी है. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट. आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा
कि जब दो ऑब्जेक्ट जिसका मास m1 और m2 है, दोनों के बीच डिस्टेंस अगर r होती है, तो इन दोनों के बीच जो फोर्स लगता है ग्रेविटेशनल फोर्स, उसका फॉर्मूला होता है G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। G को ही ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं। तो G इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। अब अगर डायमेंशन ऑफ G निकालना है तो डायमेंशन ऑफ F निकालना पड़ेगा, डायमेंशन ऑफ R स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ m1, डायमेंशन ऑफ m2। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, mLT⁻²। R एक तरह का लेंथ है तो L स्क्वायर, और यहाँ पे m ये भी हो गया m। तो अब इसको सॉल्व करो, m इंटू m स्क्वायर, m स्क्वायर को ऊपर ले जाइए तो -2, लेकिन वहां 1 है तो क्या हो जाएगा, m⁻⁻1 L³ T⁻⁻2 आंसर। क्लियर है? Yes. Yes. तो ये सारे फॉर्मूले हैं, इसका मैंने लिस्ट बना दिया है, आप एकदम रिवाइज करके अच्छे से लर्न करके आइएगा, मैं पूछूंगा कमिंग क्लास में। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, देखो एक्सीलरेशन इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम, और ये डायमेंशनल फॉर्मूला से ही इसका यूनिट भी निकाला जा सकता है। पूछो कैसे, डिस्प्लेसमेंट जो है उसका यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड मतलब m अपॉन s, ऐसे भी लिख सकते हो, l पे पावर 1 है तो मीटर, t पे पावर -1 है तो सेकंड को नीचे कर दिया। इसी तरह से वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो L⁻², अब L लेंथ का यूनिट क्या होता है मीटर, टाइम का क्या होता है सेकंड, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। Yes. फोर्स का क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का क्या होता है, ठीक है m, तो mLT⁻² पूरे का लिख दिया। अब मास के लिए क्या लिखोगे kg, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, तो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही न्यूटन कहा जाता है। Yes. फोर्स इज इक्वल टू fs cos थीटा, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला mLT⁻²। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है L, तो क्या हो गया mL² T⁻²। अब यूनिट कैसे लिखेंगे, मास का यूनिट क्या होता है kg, लेंथ का क्या होता है मीटर, तो kg मीटर स्क्वायर, टाइम का क्या होता है सेकेंड, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को जूल कहते हैं। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी का फिर सेम उसी तरह mL² T⁻², जूल ही यूनिट इसका भी होता है। पोटेंशियल एनर्जी का भी जूल यूनिट होता है। टॉर्क का यूनिट अगर निकालेंगे तो क्या होगा, फोर्स इंटू लेंथ, तो फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन, लेंथ का होता है मीटर, तो दिस इज द न्यूटन मीटर। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क का यूनिट होता है जूल, टाइम का सेकंड, तो जूल पर सेकंड विच इज कॉल्ड वॉट। मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी, मास का केजी और वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, तो केजी मीटर पर सेकंड, इसी को न्यूटन सेकंड कहते हैं। इंपल्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू टाइम, सेम इसी तरह निकल जाएगा इसमें भी, ठीक है। फोर्स इंटू टाइम, तो फोर्स के लिए क्या लिखेंगे न्यूटन, और टाइम के लिए सेकंड, तो न्यूटन सेकंड, ये भी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, एंगल इज इक्वल टू क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू L अपॉन R। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता है, लेकिन इसकी यूनिट होती है, उसको रेडियन कहते हैं। स्ट्रेन का क्या होता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है डेल्टा L अपॉन L, मतलब चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। मैंने क्या कहा, सेम क्वांटिटी अगर डिवाइड हो रहा हो तो कोई डायमेंशन नहीं होगी, तो डायमेंशन लेस, इसकी यूनिट भी कुछ नहीं होगी, तो नो यूनिट्स। स्ट्रेस इक्वल टू क्या होता है, रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स क्या हो गया mL⁻², एरिया का क्या हो गया L², तो mL⁻1 T⁻², और इसका यूनिट क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसका फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेन का कोई डायमेंशन तो होता नहीं है और उसका यूनिट भी नहीं होता है, ठीक है। तो जब सिर्फ स्ट्रेस का हो जाएगा, माने mL⁻1 T⁻², और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1 अपॉन टाइम पीरियड, एंगुलर वेलोसिटी इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जिसको ओमेगा इक्वल टू थीटा अपॉन टी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी को न्यू से डिनोट करते हैं, 1 अपॉन टाइम पीरियड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस स्क्वायर, इसी को समेशन ऑफ m इंटू r स्क्वायर लिखते हैं। मास का m हो गया, r स्क्वायर का L² हो गया, तो इसका और इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, देखो m का मास का हो गया kg, और इसका क्या हो गया मीटर स्क्वायर, तो kg मीटर स्क्वायर। एंगुलर मोमेंटम विच इज कॉल्ड I ओमेगा, इसका मोमेंट डायमेंशनल फॉर्मूला mL², ओमेगा का T⁻⁻1।
यूनिट क्या होगा, जूल सेकेंड। सरफेस टेंशन हाँ। इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स अपॉन लेंथ, आराम से निकाल लीजिएगा इसी तरह। स्प्रिंग कांस्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। सरफेस एनर्जी क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया, एनर्जी जो वर्क डन के इक्वल होता है एम एल स्क्वायर टू द पावर -2। एरिया क्या होता है, एल स्क्वायर स्क्वायर कट गया तो एम टी टू द पावर -2। Yeah. इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। डायमेंशनल फॉर्मूला भी और यूनिट दोनों निकाल के मुझे सेंड कीजिएगा। Okay. नेक्स्ट वन इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। ठीक है, अगर कोई भी Yes. डायमेंशनल फॉर्मूला या डायमेंशनल इक्वेशन है तो जो तुमको अगर डायमेंशनल फॉर्मूला डायमेंशनल इक्वेशन में क्या डिफरेंस है, मान लो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला कोई पूछेगा तो कैसे लिखेंगे हम लोग, एल टी टू द पावर -1। लेकिन अगर इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखें, डायमेंशनल फॉर्मूला को अगर इक्वेट कर देते हैं तो इसको इक्वेशन कहते हैं। अगर मैं ऐसे लिखूं v इक्वल टू एल टी टू द पावर -1, तो ये हो गया डायमेंशनल Yes. इक्वेशन। Hmm. ठीक है, तो Yes. अगर कोई डायमेंशनल इक्वेशन है और वो अगर करेक्ट है तो मस्ट बी होमोजेनियस। इसका मतलब क्या हुआ कि डायमेंशन ऑफ ऑल द टर्म्स इन अ फिजिकल एक्सप्रेशन मस्ट बी द सेम, मतलब लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन राइट हैंड साइड के डायमेंशन के इक्वल होगा। अगर आपके पास इस तरह से है m टू द पावर a l टू द पावर b t टू द पावर -2 और यहाँ आपके पास लिखा हुआ है m l t टू द पावर -c, तो क्या करोगे, दोनों को कंपेयर कर लो। m टू द पावर a है, यहाँ m टू द पावर 1 है, तो आफ्टर कंपेयरिंग a इक्वल टू 1। तुम कहोगे सर क्यों कंपेयर करें, बिकॉज द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। b इज इक्वल टू क्या Yes. होगा 1, c इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि माइनस माइनस कट गया, -c is equal to -2, after cutting this is a c equal to 2, you know, this is called principle of homogeneity of dimensions. Yes. Now applications of dimensional analysis. ठीक है, डायमेंशनल एनालिसिस का क्या एप्लीकेशन है, क्या यूज है। ठीक है, पहली बात है कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू द अनदर। अगर मान लो आपके पास केजी मीटर दिया हुआ है या ऐसा दिया हुआ है मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और अगर आपने इसको मीटर पर सेकंड को अगर आपने किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, ठीक है, तो कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू द अनदर, मतलब एक सिस्टम ऑफ यूनिट को दूसरे तरह से कन्वर्ट करना है। Yes. Find the units of a physical quantity in a given system of units. To find dimensions of physical constant or coefficient. ठीक है, किसी भी फिजिकल कांस्टेंट या कोएफिशिएंट का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसी मेथड से। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है वो इसी से चेक किया जाता है। डराइव अ न्यू फॉर्मूला डायमेंशनली। ठीक है, कोई भी नया फॉर्मूला डायमेंशन का यूज करके बनाना है तो इसी मेथड से किया जाता है। एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द गिवन बेसिक क्वांटिटीज, किसी एक टर्म को दूसरे टर्म में कैसे बोलेंगे हम लोग, इसी का यूज करते हैं। हाँ. लिखिए टॉपिक का नाम, कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर। जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास है यहाँ पे इस तरह से 1 किलो या 5 किलोमीटर पर आवर, अगर इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो जनरली जिसको आता है हम लोग लिख देंगे कि 5 × 1000 मीटर अपॉन सेकंड को चेंज कर देंगे 60 × 60 सेकंड, ऐसे। Yes. लेकिन प्रॉपर अगर इसके अंदर का सीन देखें तो क्या हो रहा है, ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो फिजिकल क्वांटिटी Q इज इक्वल टू क्या होता है, N1U1 इज इक्वल टू N2U2। अब N1 को N1 लिख दीजिए। अब यूनिट को कैसे लिखेंगे, M1 टू दी पावर A, L1 टू दी पावर B, T1 टू दी पावर C, ABC कोई भी नंबर हो सकता है। इसी तरह से N2 इज इक्वल टू U2 इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, M2 टू दी पावर A, L2 टू दी पावर B, T2 टू दी पावर C। अगर मुझे N2 कैलकुलेट करना है तो इसको अपॉन में कर दीजिए, तो क्या हो गया N1 इंटू M1 अपॉन M2 टू दी पावर A, L1 अपॉन L2 टू दी पावर B, T1 अपॉन T2 टू दी पावर C। आंसर क्लियर है? Yes. अब एग्जांपल देखो, कन्वर्जन ऑफ न्यूटन इनटू डाइन।
अगर न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ठीक है, देखो शॉर्टकट तरीका भी है, इसका लॉन्ग तरीका भी है, तो मैं पहले लॉन्ग तरीका बताता हूँ। देखो न्यूटन जो है ये एक एसआई है, सिस्टम ऑफ यूनिट है। आपको किस में कन्वर्ट करना है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है, क्योंकि डाइन जो है वो सीजीएस यूनिट होती है। ठीक है, अब इसका डायमेंशंस क्या क्या है भाई, ये भी तो हमें पता होना चाहिए। तो इसका डायमेंशंस क्या क्या है ये भी हम लोग पता करेंगे अभी। तो देखो अगर फोर्स जो है वो न्यूटन जो है फोर्स का यूनिट है, तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम एल टी टू द पावर -2। ठीक है, अब इस पे वन, इस पे वन, मतलब ए इज इक्वल टू 1 हो गया, बी इज इक्वल टू 1 हो गया और सी इज इक्वल टू -2। एसआई में N1 कितना हो गया? 1 न्यूटन। M1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 kg। L1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 मीटर। T1 इज इक्वल टू क्या हो गया? 1 सेकेंड। हमें सीजीएस निकालना, मैंने N2 इज इक्वल टू व्हाट? M2 इज इक्वल टू 1 ग्राम। L2 इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर एंड T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड। क्लियर है? अब फॉर्मूला इसमें लिखिए और सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। N2 is equal to N1 into M1 upon M2 to the power A, L1 upon LT to the power B, T1 upon T to the power C. Yes or no? Definitely you know. 1 into M1 is equal to 1 kg, which is the 10 to the power 3 gram. And power is here 1. L1 is equal to 1 meter, which is the 10 to the power 2 centimeter. And L2 is equal to 1 centimeter, and power is 1. And time is equal to 1 second, here 1 second to the power -2. After solving, you will get 10 to the power 3 into 10 to the power 2 become 10 to the power 5. And here it is the gram centimeter per second square, which is called dyne. Yes, sir. ये गांव वाला डाइन नहीं, डाइन यूनिट इसका। Yes, sir. तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 to the power 5 ग्राम सेकेंड centimeter per second square is called dyne. So 1 Newton is equal to 10 to the power 5 dyne. Clear है? Yes, sir. Now conversion of joule into erg. अब जूल को अर्ग में कन्वर्ट करना है। अब इसका शॉर्ट तरीका बताता हूं मैं, ठीक है? अब देखो जूल जो है वर्क का यूनिट होता है, ठीक है? तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ वर्क इज इक्वल टू ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। ये तो पता ही है, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था अभी, ठीक है? तो अभी जूल जो है ये इसका यूनिट क्या हो गया? मास का हो गया केजी, लेंथ का हो गया मीटर, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को जूल कहते हैं, ठीक है? अब अगर आपके पास 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर है, इसको कैसे चेंज करोगे अर्ग में? तो अर्ग जो है वो सीजीएस यूनिट होती है, तो 1 kg इज इक्वल टू 10 to the power 3 ग्राम। 1 मीटर इज इक्वल टू, ठीक है, 10 to the power 2 सेंटीमीटर, ठीक है? और जब मीटर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो, और टाइम क्या हो गया? सेम। तो 10 स्क्वायर पे पावर 2 बिकम 4, 4 + 3 बिकम 7, तो 10 to the power 7 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, which is called erg. So 1 joule is equal to 10 to the power 7 erg. Answer clear है? Yes. Now second application इसका क्या होता है? To find the unit of physical quantity in a given system of units. अब यूनिट निकालना है, तो अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था, मान लो फोर्स का यूनिट निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? ml t to the power -2। अब इसका यूनिट निकाल लो। मास का क्या हो, m का क्या हो गया? kg, लेंथ मीटर, टाइम का सेकेंड, और पावर -2 है, तो kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं, ठीक है? अब किसी भी अलग टाइप का क्वांटिटी कर सकते हैं, वर्क का जैसे, तो वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला पहले लिख लीजिए। तो क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो ml स्क्वायर टी टू द पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड। इसी को क्या कहते हैं? जूल कहते हैं, ठीक है?
जूल कहते हैं, हाँ। अब किसी का भी तुम इस तरह से आराम से निकाल सकते हो। मान लो तुम्हें डेंसिटी का निकालना है, रो इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम का क्या होता है, एल क्यूब, तो ऊपर ले जाओ, एम एल टू द पावर -3। तो मास का क्या हो जाएगा, केजी। लेंथ का क्या हो जाएगा, मीटर, तो केजी एम टू द पावर -3। क्लियर है? यस सर। टू फाइंड द डायमेंशंस ऑफ फिजिकल कांस्टेंट और कोएफिशिएंट। अब मान लो प्लैंक कांस्टेंट h है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, डायमेंशंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, एक प्लैंक ने थ्योरी दिया था कि एनर्जी इज इक्वल टू h इंटू न्यू। न्यू मतलब फ्रीक्वेंसी, हाँ, h माने प्लैंक कांस्टेंट, E मींस एनर्जी। तो अगर h इज इक्वल टू पूछा जाए तो क्या लिखेंगे हम लोग, E अपॉन न्यू। अब डायमेंशन ऑफ h इज इक्वल टू क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ E माना एनर्जी, एनर्जी ml स्क्वायर टी टू द पावर -2 डायमेंशन इसका होता है, और न्यू माना फ्रीक्वेंसी माना अरे टी हाँ, टू द पावर -1। इजी पर इसको माइनस ऊपर लेके जाइए, अरे हाँ, ml स्क्वायर टी टू द पावर -1 आंसर। क्लियर है? अरे हाँ, यस सर, ऐसे निकाल सकते हैं, हाँ। ठीक है, किसी का भी निकाल सकते हैं। यस। अगर मान लो टाउ का मतलब आपको ये दिया हुआ कुछ ऐसा क्वांटिटी ले लेते हैं ना, जी तो निकाल के देखा ही था हम लोगों ने। ठीक है, हम्म। किसी भी टाइप का क्वांटिटी का आप कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता होना मतलब चाहिए, आप डायमेंशन निकाल लेंगे। कोई भी कांस्टेंट। कोई भी डायमेंशंस या हाँ डायमेंशन आप मतलब निकाल लेंगे। ठीक है, यार, नहीं, हाँ, कोई भी कांस्टेंट ऐसे, मतलब बोल्ट्जमैन कांस्टेंट वैसा हाँ, बोल रहा अगर वो उसका डायमेंशन होता है तो डायमेंशन निकल जाएगा। हूँ। कुछ ओके। ऐसे भी तो यस कांस्टेंट सर। होते हैं जिसके डायमेंशन नहीं होते। हाँ हाँ। नेक्स्ट यस वन, सर। टू चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉर्मूला। कोई फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, इसको कैसे चेक करेंगे? तो कोई भी फॉर्मूला है उसमें दोनों साइड डायमेंशन रख दीजिए, और दोनों साइड अगर सेम है तो करेक्ट है भाई। ठीक है, इसी को प्रिंसिपल ऑफ यस। होमोजेनिटी कहते हैं, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो इसको लिखेंगे कैसे, प्रिंसिपल माने अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ एन इक्वेशन मस्ट बी द सेम। ठीक है, अगर आपको हाँ। कोई ऐसा दिया जाए कि s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर, तो दोनों साइड डायमेंशन सेम होगा। अगर आपको पूछा जाए कि f इज यस। इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, फॉर्मूला सही है या नहीं, चेक करके बताइए। तो दोनों साइड में डायमेंशन रख देते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम यस। एल टी टू द पावर -2। मास का क्या होता है, m। वेलोसिटी का क्या होता है, एल टी टू द पावर -1, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, और अपॉन में l। हाँ। अब इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो गया, एम एल टी टू द पावर -2 इज इक्वल टू एम एल टी टू द पावर -2, सेम। ठीक है, इसका मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। हाँ। तो इफ द यस सर। डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म ऑन बोथ साइड्स आर सेम, द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट, अदरवाइज नॉट हाँ। करेक्ट। यस। लेकिन जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन है तो वो फिजिकली करेक्ट भी होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों? हाँ। क्योंकि जो नंबर है जिसका डायमेंशन नहीं होता है, तो वो तो तुम उल्टा पुल्टा भी कर सकते हो। पूछो कैसे, s इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ इट स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ये आपको पता है। लेकिन अगर मैं s यस इक्वल टू सर। यूटी प्लस 1/3 एटी स्क्वायर कर दूं, ये फॉर्मूला भी करेक्ट है, वो डायमेंशनली हाँ, करेक्ट, डायमेंशनली करेक्ट हो रियली जाएगा। करेक्ट यस। नहीं है, फिजिकली हाँ। करेक्ट नहीं है। तो अ डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे और मे नॉट बी फिजिकली करेक्ट। हाँ। क्लियर है? यस सर। यस सर। अब एग्जांपल है f इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब कहता है भाई बताओ ये वाला फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग LHS ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। फोर्स, हाँ। फोर्स का डायमेंशन कैसे निकालेंगे, मास इनटू एक्सीलरेशन, तो एम एल टी टू द पावर -2। अब राइट हैंड साइड देख लीजिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका डायमेंशन रख दीजिए, तो कैपिटल M। वेलोसिटी का क्या होगा, एल टी टू द पावर -1 उसका होल स्क्वायर। अपॉन में एल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो यू नो m, एल स्क्वायर कट हो गया, तो t टू द पावर -2। देखो दोनों करेक्ट नहीं है, तो सिंस LHS नॉट इक्वल टू RHS, देयरफॉर दिस formula is dimensionally incorrect, dimensionally इनका। क्लियर है? यस। यस सर। डराइव अ न्यू फॉर्मूला डायमेंशनली। कोई फॉर्मूला अगर डायमेंशन वाइज कैलकुलेट करना हो तो कैसे करेंगे? देखो, टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम,
इसका डायमेंशन का हेल्प से हमें फॉर्मूला करेक्ट ये करना है, डराइव करना है। तो मान लो कोई पेंडुलम है, वो किस किस पे डिपेंड करता है? तो मास पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड कर सकता है? ग्रेविटी पे डिपेंड कर सकता है। और किस पे डिपेंड कर सकता है? लेंथ पे। तुम कहोगे सर अगर मैं कुछ और भी एक्स्ट्रा ले लूं, मोमेंटम पे डिपेंड करता है, इस पे डिपेंड, तुम कुछ भी ले सकते हो, बाद में देखना वो सारा ओमिट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो देखो टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड कर रहा है? लेंथ पे डिपेंड कर रहा है, मास पे डिपेंड कर रहा है। तो हमने लिख लिया m टू द पावर x, l टू द पावर y और g टू द पावर z। ABC कुछ भी ले सकते थे। फॉर्मूला प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कांस्टेंट डालते हैं, तो k m टू द पावर x, l टू द पावर y, g टू द पावर z। अब दोनों साइड में डायमेंशन रख दीजिए। तो क्या लिखेंगे? डायमेंशन ऑफ t क्या हो गया? m0 l0 t। k जो है कांस्टेंट है, उसका कोई डायमेंशन नहीं होता, इसलिए इसको छोड़ दिया। m टू द पावर x, l टू द पावर y, और ग्रेविटी g जो है एक तरह का एक्सीलरेशन होता है, तो l t टू द पावर -2 टू द पावर z। तो यू कैन राइट हियर m0 l0 t इज इक्वल टू m टू द पावर x, l to the power y, l to the power z become l to the power y plus z and t to the power -2z according to principle of homogeneity. According to principle of homogeneity क्या होगा बताइए? m पे पावर x है, m पे पावर 0 है, तो x इज इक्वल टू 0, y प्लस z इज इक्वल टू 0, -2z इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो z इज इक्वल टू इससे क्या हो जाएगा? -हाफ। तो y इक्वल टू क्या हो गया? -z, तो माइनस माइनस हाफ बिकम हाफ। ठीक है, तो अब x 0, y हाफ और z -हाफ हुआ है, उसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए इक्वेशन फर्स्ट में। कौन सा इक्वेशन फर्स्ट है जी? ये वाला इक्वेशन फर्स्ट है। तो t इज इक्वल टू k इंटू m टू दी पावर x मतलब 0। ठीक है, l टू दी पावर y, तो l टू दी पावर हाफ, और g टू दी पावर z मतलब g टू दी पावर -हाफ। तो t इज इक्वल टू k इंटू m टू दी पावर 0 1 होता है, l टू दी पावर हाफ मतलब √l, और g टू दी पावर -हाफ मतलब अपॉन √g। तो t इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? k √l अपॉन g। ये डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, डायमेंशनली डराइव हुआ है ये। अब जब एक्सपेरिमेंट करते हैं हम लोग बाय एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो ये याद रखना पड़ेगा आपको कि बाय एक्सपेरिमेंट k की वैल्यू 2 पाई आती है। तो t इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो गया? 2 पाई √l/g आंसर। ये बाय एक्सपेरिमेंट हुआ है, अदरवाइज डायमेंशनली आपका यहां तक फॉर्मूला डराइव हुआ है। इक्वल टू k इंटू √l/g। क्लियर है? यस यस। एक्सप्रेस एनी क्वांटिटी इन द टर्म्स ऑफ द बेसिक क्वांटिटीज। मान लो अगर आपको वेलोसिटी दिया हुआ है, इसको आपको मास के टर्म में चेंज करना है, एनर्जी के टर्म में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे? तो ये क्वेश्चन हम लोग अभी करेंगे कि किसी को भी किसी के टर्म में कर सकते हैं। मान लो ये वेलोसिटी है आपके पास, आपने इसको मास के टर्म में करना है तो m टू दी पावर a ले लीजिए, एनर्जी के टर्म में करना है तो e टू दी पावर b, मान लो फ्रीक्वेंसी के टर्म में करना है तो न्यू टू दी पावर c रख लीजिए, मान लो g के टर्म में करना है तो g टू दी पावर d रख लीजिए। फिर सबका डायमेंशन फॉर्मूला पुट कर दीजिए, इक्वेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन करते हैं। यस सर। इफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम आर टेकन टू बी फंडामेंटल क्वांटिटीज, ये पक्का पेपर में पूछा जाता है बेटा। फाइंड द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर मास एंड एनर्जी। ठीक है, चलो हम लोग फर्स्ट नंबर पहले सॉल्व करते हैं। अगर हमने क्वांटिटी को, मास को क्यू लेट कर लिया, ठीक है, मैं लिख देता हूं, लेट द क्वांटिटी विच इज द मास रिप्रेजेंटेड बाय, ठीक है, तब क्या होगा? तो Q इज द फंक्शन ऑफ, मतलब Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो लिखते थे वही मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, फंक्शन ऑफ वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू V टू दी पावर A, F टू दी पावर B और T टू दी पावर C।
ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोनों साइड डायमेंशन Yes. फॉर्मूला रख दीजिए, तो डायमेंशन ऑफ क्यू इज इक्वल टू, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं होता, वेलोसिटी का क्या होता है एल टी टू द पावर -1, फोर्स का क्या होता है एम एल टी टू द पावर -2, टाइम का क्या लिखोगे टी टू द पावर सी हियर, और यहाँ क्यू जो है, क्यू क्या है यहाँ पे मास है, ठीक है। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला यहाँ पे रख दीजिए कैपिटल एम। क्लियर है? अब दोनों साइड इक्वेट हाँ. कर देते हैं, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे m टू दी पावर b l टू दी पावर a प्लस b एंड t टू दी पावर -a -2b प्लस c, यस और नो? Yes. अब दोनों साइड में इक्वेट कर दीजिए, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो b इज इक्वल टू क्या हो गया 1, मैं लिख देता हूं अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। हाँ. तो b इज इक्वल टू 1, a प्लस बी इक्वल टू 0, -a -2b प्लस c इज इक्वल टू 0। जब b इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू क्या हो गया -1, ठीक है। b इक्वल टू -a सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। अब यहां सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो -1 -2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। तो 1 -2 बिकम -1, अगली साइड +1, मतलब c इज इक्वल टू 1। तो a इक्वल टू -1, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 1। अब सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो क्या लिखेंगे डायमेंशन ऑफ m इज इक्वल टू कांस्टेंट k इंटू v टू दी पावर a, मतलब v टू दी पावर -1, f टू दी पावर b, तो f टू दी पावर 1, और टाइम टू दी पावर c, मतलब टाइम टू दी पावर 1। तो फॉर्मूला क्या हो गया m इज इक्वल टू एफ के इंटू एफ टी अपॉन वी, आंसर। क्लियर है? ये हमने डायमेंशनली अभी तक कैलकुलेट किया है, ठीक है। अब अगर सपोज करो सेकेंड पार्ट कि वो क्यू क्या है एनर्जी है, तब अभी इसको इक्वेट कर दो। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है एम एल स्क्वायर टी टू दी पावर -2 इज इक्वल टू, ठीक है, एम टू दी पावर बी, यहां से मैं लिख रहा हूं, यहां से लिख रहा हूं, ठीक है, m टू दी पावर b l टू दी पावर a प्लस b एंड t टू दी पावर -a -2b प्लस c। अब इसको इक्वेट कर दीजिए अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो b इज इक्वल टू 1, a प्लस b इज इक्वल टू 2, -a -2b प्लस c इज इक्वल टू -2। तो b इक्वल टू 1 है तो a इक्वल टू क्या हो गया 2 - 1 बिकम 1। यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए -1 -2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू -2, -2 -1 बिकम -3, अगली साइड +3, c इक्वल टू -2 + 3 बिकम 1। तो क्या फॉर्मूला हो गया q इज इक्वल टू k इंटू, ठीक है, v टू दी पावर a, तो v टू दी पावर 1, f टू दी पावर b, तो f टू दी पावर 1 एंड टाइम टू दी पावर c, मतलब q इज इक्वल टू kVft, आंसर। क्लियर है? अगर एनर्जी को लिखना हो वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम के फॉर्म में तो क्या होगा कांस्टेंट इनटू VFT। क्लियर? अब न्यू टॉपिक डिस्कस करते हैं, इसको कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। मतलब सिग्निफिकेंट किसको कहते हैं, मतलब जो डाउटफुल नहीं है, जिसपे फेथ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी ने लिख दिया कि 4.0013247556, अब तुम कितने तक बिलीव कर सकते हो, कितना तुम्हारे काम का है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर्स कहते हैं। Okay, sir. So in the measured value of physical quantity, the digits about the correction of which we are sure plus the last digit which is doubtful are called the significant figures. अच्छा, plus the last digit that's doubtful. Okay. ठीक है। Larger the number of significant figures obtained in a measurement, greater is the accuracy of the measurement. और रिवर्स भी इसका सही है, अगर एक्यूरेसी तुम्हारा ग्रेटर है तो उसका सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है वो लार्जर होगा। अगर किसी ने कहा कि सर 4.532 है
अब जैसे पाई का वैल्यू देख लो ना, चलो इस वैल्यू को क्यों याद करें, पाई की अगर एक्चुअल वैल्यू पूछो तो बहुत लंबा होता है, शॉर्ट में हम लोग ले लेते हैं 22/7, 3.14, ठीक है। ये हम लोग 2 डिजिट तक सिग्निफिकेंट माने हैं, लेकिन अगर रियल पूछो तो रियल वैल्यू तो और भी बहुत सारा है ना, 3.142 Yes. और भी बहुत बड़ा नंबर है। अब इसके कुछ रूल्स Yes. होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करने के कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट रूल होता है ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे मान लो 42.3 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट। अगर मान लो 243.4 है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट होगा, सारा फेथफुल है इसमें, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। Yes. A zero becomes significant figure if it appears between the two non-zero digits. अगर मान लो ऐसा है 5.604, तब यहां जो जीरो होगा वो सिग्निफिकेंट होगा। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ हो गए, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। इसी तरह से Yes. 4.004 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 4 हो गए। क्यों, क्योंकि देखो 1 2 ये दोनों जो है नॉन जीरो नंबर है, उसके बीच में जीरो है। लीडिंग जीरो और जीरोस प्लेस टू द लेफ्ट ऑफ द नंबर आर नेवर सिग्निफिकेंट। अगर मान लो इस तरह से 0.0045 अगर है, ठीक है, अगर पूछा जाए कि क्या ये सिग्निफिकेंट है, कितना तक सिग्निफिकेंट है, तो ये ओनली 2 सिग्निफिकेंट है। क्यों भाई, क्योंकि लेफ्ट सिग्निफिकेंट, क्योंकि लेफ्ट साइड वाला जो है सिग्निफिकेंट नहीं है। लेफ्ट साइड जो जीरो होती है वो सिग्निफिकेंट नहीं होती है। अगर किसी ने कहा 0.000007 तो ओनली 1 सिग्निफिकेंट हुआ, 7 को काउंट करेंगे सिग्निफिकेंसी में, बाकी को नहीं। ओके सर, ट्रेलिंग बस जीरोस 7 और मतलब लेफ्ट वाला भी नहीं, हाँ बस 7 काउंट। हाँ सिर्फ 7 को। तो ट्रेलिंग जीरोस और द जीरोस प्लेस टू द राइट ऑफ द नंबर आर सिग्निफिकेंट। अगर राइट साइड है तो वो उसको काउंट करेंगे। जैसे देखो 433.00 तो कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। ओके, ठीक है। अगर आपके पास इस तरह का नंबर है 4370000.000, ठीक है, कितने सिग्निफिकेंट हो गए, 336 + 3 9 सिग्निफिकेंट हो गए। ओके। In exponent notation, the numerical portion gives the number of significant figures. अगर आपके पास 1.32 into 10⁻²है, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, सिर्फ ये काउंट करना है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। ठीक है, सिग्निफिकेंट। अगर आपके पास ये है 1.32 into 10⁻⁴, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट हो गए। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड राउंडिंग ऑफ। हम लोग राउंडिंग ऑफ करते हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन होते हैं, उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, राउंडिंग कर देते हैं। तो if digit to be dropped is less than 5, then the preceding digit is left unchanged. ठीक है, जैसे एग्जांपल देखो, अगर आपके पास 7.82 है तो इसका राउंडिंग ऑफ क्या लिखोगे, 7.8। क्यों, 8 के बाद जो है 2 है वो लेस देन 5 है, इसीलिए। इसी तरह से अगर आपके पास है कि 4.97 या 93 तो इसको क्या लिखेंगे, 4.9। If the digit is to be dropped is more than 5, then preceding digit is raised by 1, माना एक बढ़ा देते हैं। कैसे, अगर आपके पास 6.87 है तो इसको कैसे लिखेंगे हम लोग, 6.88। ध्यान ही नहीं है, मैंने गलत लिखा फिर भी, कहाँ ध्यान है भाई, 1 मिनट सर, 6.88 87 है तो 6.9 कर देंगे ना, 7 को अगर हटाया, 5 से ज्यादा है तो एक बढ़ा देते हैं। हाँ, लेफ्ट वाले डिजिट को चेंज करना होता है। हाँ, कहाँ ध्यान था तुम्हारा। अगर ये 12.78 है, ये होगा 12.8, ये होगा 12.8। यस। If the digit to be dropped is 5 और 5 followed by other than 0, समझना, ड्रॉप किया तुमने 5 को और 5 followed by other than 0, then the preceding digit is raised by 1। एग्जांपल दीजिए, नहीं समझा। 16.351 है। अच्छा, यहाँ तुम देखो 5 है, इसको मुझे हटाना है। अब 5 के बाद 0 नहीं है, 1 है, 51 हो गया पीछे समझो, तो एक बढ़ा देंगे। हाँ, तो फिर 4 कर देंगे।
16.4 कर देंगे। अच्छा। अगर ये 49 होता, ठीक है, तो हम लोग 3 ही रहने देते, नहीं बढ़ाते, ठीक है। If the digit to be dropped is 5 or 5 followed by 0, then the preceding term is left unchanged. If it is even, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ठीक है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, 3.250। तो देखो यहाँ पे क्या है, 0, 5 को तो हटा रहे हैं, लेकिन इसके बाद 0 है और इसके पहले एक इवन नंबर है, 2 एक इवन नंबर है, तो क्या करेंगे, 3.2 ही लिखेंगे, अनचेंज छोड़ेंगे, 3.2 लिखेंगे। इसी तरह से 12.650 है, तो क्या लिखेंगे, 12.6। अगर तुमको इवन नंबर नहीं होता, ऑड नंबर होता, तब क्या करते, अगर आपके पास है 3.750 ऐसा है, तब क्या करेंगे, तो इसको एक बढ़ा देंगे, 3.8 कर देंगे, क्योंकि 5 से पहले जो 7 है वो ऑड नंबर है, इसीलिए। हाँ बट सर इसमें भी तो अनचेंज लिखा आपने। ठीक है। Then the preceding digit is left unchanged if it is odd. Now preceding digit is raised one. हाँ ये गलत हो गया है, raised one if it is odd, ये होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज कॉल्ड एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन। एक्यूरेसी किसको कहते हैं, कितना क्लोज वैल्यू तुम फेद कर सकते हो उस पे। द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट इज द मेजर ऑफ हाउ क्लोज द मेजर्ड वैल्यू इज टू बी ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी। Precision tells us to what resolution or limit the quantity is measured by the measuring instrument, मतलब कितना एक्यूरेट आपने मेजर किया है उसको, ठीक है। जैसे मान लो मैंने किसी चीज को कैलकुलेट किया 3.75234, एकदम एक्यूरेट मेजर किया वहां तक, ठीक है। तो इसका जो प्रिसिशन है वो बताएगा कि इतना प्रिसाइज है, ये इतना फेथ कर सकते हैं इस नंबर पे आप। इसके लिए एक टर्म आता है, उसको कहते हैं लिस्ट काउंट। द लिस्ट काउंट ऑफ अ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज द लिस्ट वैल्यू दैट कैन बी मेजर्ड यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट। कितना छोटा से छोटा वैल्यू को मेजर कर सकेंगे, ठीक है। सपोज करो, मान लो तुमने ये वाला लेंथ लिया, 3.5 यहां तक हुआ, अब ये छोटा वाला लेंथ हुआ, अब उसको कैसे मेजर करेंगे भाई, ठीक है। तो 5 के अंदर होगा वो, 3.5, 1, 2, 3 या कुछ ऐसा होगा, तो उस तरह से। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट जो है वर्नियर कैलिपर्स एक डिवाइस होता है, ठीक है, वो स्केल के टाइप का होता है, और एक स्क्रू गॉज होता है जो इस तरह से गोल ऑब्जेक्ट को बांधने के लिए होता है। तो ये दोनों मेथड से हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट काउंट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे हैं पर इन दोनों की बात यहाँ हम लोग कर रहे हैं। तो लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर्स क्या होगा, वैल्यू ऑफ वन मेन स्केल डिवीजन अपॉन टोटल नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिवीजन। ओके, मान लो यहाँ से यहाँ 1 सेंटीमीटर है, इसको 10 पार्ट में हमने डिवाइड कर दिया, ठीक है। हाँ हाँ, तो इस तरह से तो मेन पार्ट कितना आया और अपॉन में टोटल कितना है। ओके, इसी तरह लिस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज, वैल्यू ऑफ 1 पिच स्केल रीडिंग अपॉन टोटल नंबर ऑफ हेड स्केल डिवीजन। क्लियर है? यस सर। एरर्स इन मेजरमेंट, ठीक है। देखो जब तुम कहीं मेजर कर रहे हो तो जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट आएगा, हो सकता है ट्रू वैल्यू से आपकी वैल्यू डिफर कर जाए। तो कितना डिफर करेगी उसी को एरर कहते हैं। द डिफरेंस इन द ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू एंड मेजर वैल्यू ऑफ अ क्वांटिटी इज कॉल्ड एरर ऑफ मेजरमेंट। सो यू कैन से दैट एरर इज इक्वल टू ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। सपोज कीजिए अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट का मेजर लिया 10 सेंटीमीटर और रियल में वो 11 था, तो कितना डिफरेंस आ गया, तो 11 माइनस 10, 1 सेंटीमीटर का एरर आ गया। तो व्हाट इज द एब्सोल्यूट एरर? एरर बहुत तरह के होते हैं। एब्सोल्यूट एरर किसको कहते हैं, ये सब सारा मैथमेटिकल पार्ट में करा रहा हूं। द मेजरमेंट ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू, ठीक है। यस। अब कैसे, बहुत सारा वैल्यू आपने, बहुत सारा मेजरमेंट आपने लिया है, तो पहले उसका एक एवरेज निकाल लो, उसको ए मीन कहते हैं। A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 AN अपॉन N। एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, डेल्टा A1 इज इक्वल टू AM माइनस A1, डेल्टा A2 इज इक्वल टू AM माइनस A2, डेल्टा A3 इक्वल टू AM माइनस A3, डेल्टा AN इक्वल टू AM माइनस AN। इसका मतलब है कि एवरेज से उसकी वैल्यू में कितना डिफरेंस आ रहा है। ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है,
ठीक है, Yes. कभी ये पॉजिटिव भी हो सकती है, कभी नेगेटिव भी हो सकती है। इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं, इन सबको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। हाँ. व्हाट इज द मीन एब्सोल्यूट एरर? वही जो एब्सोल्यूट एरर आपने निकाला है उसका एवरेज निकाल लीजिए। तो यू नो द अर्थमेटिक मीन ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ एब्सोल्यूट एरर इन मेजरमेंट इज कॉल्ड मीन एब्सोल्यूट एरर। इसको डेल्टा Yes. अ मीन कहा जाता है, या इसी को डेल्टा ए बार कहते हैं। तो डेल्टा अ मीन इज इक्वल टू mod of delta a1 plus mod of delta a2 plus mod of delta a3 plus dot 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 mod of delta an upon n। Yes, sir. रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। तो जो आपने मीन एब्सोल्यूट एरर निकाला था उसको मीन वैल्यू से डिवाइड कर दीजिए, इसको रिलेटिव एरर या फ्रैक्शनल एरर कहते हैं। Yes. What is the definition? The relative error or fractional error of a measurement is the ratio of mean absolute error to the mean value of the quantity. So relative Yes. error or fractional error equal to mean absolute error upon mean value. I mean delta a mean upon a mean. That is the delta a bar upon am. Yes or no? Yes. What is the percentage error? तो जो आपने रिलेटिव एरर निकाला है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और परसेंटेज लिख दीजिए। तो when the relative or fractional error is expressed in percentage, we call it percentage error. तो percentage error equal to delta a mean upon a mean into 100 means delta a bar upon am into 100%. Clear है? Yes. Now combination of errors, ठीक है, बहुत सारा एरर आपने निकाला, सबको प्लस किए, माइनस किए, इनटू किए, डिवीजन किए, और जो नया क्वांटिटी आता है कहता है उसका एरर बताओ, कॉम्बिनेशन ऑफ एरर बताइए। जैसे सपोज कीजिए मैं एक ये बना रहा हूँ, आयरन का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डिफरेंट डिफरेंट शेप का। अगर हमने लेंथ में एरर देखा, ब्रेड्थ में एरर देखा, वॉल्यूम में एरर देखा, तो मैं उस इंजीनियर को कहना चाहता हूं कि भैया टोटल में इतना एरर है, तो कैसे बोलेंगे? तो सबको ऐड कर दीजिए, उसका फिर एरर निकाल लीजिए। जैसे सपोज करो x इज इक्वल टू a प्लस b है, तो चेंज इन x मतलब एरर, तो डेल्टा x इक्वल टू प्लस माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। और x इज इक्वल टू a इंटू b इंटू c है, तो डेल्टा x अपॉन x कितना होगा? डेल्टा कैपिटल X अपॉन कैपिटल X क्या होगा? तो डेल्टा a बाय a प्लस डेल्टा b बाय b प्लस डेल्टा c बाय c। तुमको कि प्लस क्यों किया? क्योंकि देखो इनटू अगर है तो प्लस लिख देंगे, मतलब लॉग की तरह का फॉलो करेंगे यहाँ पे। इसी तरह इफ x इज इक्वल टू a टू द पावर k, b टू द पावर l, c टू द पावर n, देन डेल्टा x अपॉन x इज इक्वल टू, ये k जो है पावर वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉग की तरह ये फॉलो करेगा, लॉगरिथम की तरह। तो प्लस माइनस k इंटू डेल्टा ए बाय प्लस l इंटू डेल्टा b बाय b प्लस n इंटू डेल्टा c बाय c। यस और नो? नाउ दिस इज कॉल्ड अमरेश प्रेप फॉर्मूला, APF। ये फॉर्मूला मैंने एक स्पेशल डराइव किया आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को लगे कि कितना आप जानते हैं, कितना आप विद्वान हैं, कभी अगर घमंड आ जाए कि भाई बहुत जानता हूं मैं, सर के रिजल्ट को क्रैक कर दूंगा मैं, कभी लगे कि नहीं सर को गोल्ड मेडल मिला है तो मैं जाके प्लेटिनम मेडल ले लूंगा, तो ये जो रूल मैंने बनाए हैं, ठीक है, इससे आपको पता लग जाएगा कि क्या होगा। तो इसकी फॉर्मूला आप लोगों के लिए मैंने बनाया है। कोई भी एक्सरसाइज उठाइए, उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितना है वो उसको x लेट कर लो। नंबर ऑफ क्वेश्चन इन एक्सरसाइज इज x। तुमने कितना अटेम्प्ट किया, कितना अटेम्प्ट कर पाए उसको y लेट कर लीजिए। नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चंस कितना है, जबकि तुमको एग्जांपल या एक्सप्लेनेशन या आंसर देखना नहीं है, नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन सिर्फ देखना है, उसको z लेट कर लिया। अब एक्यूरेसी कितना है, तो नंबर ऑफ करेक्ट अपॉन नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्टेड, दोनों का रेशियो निकाल लीजिए इनटू 100। आपको देखना है कि आपका प्रिपरेशन लेवल कितना है, तो नंबर ऑफ करेक्ट क्वेश्चन जितना है z, उसको आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन एक्सरसाइज x से डिवाइड कर दो, इनटू 100 कर दो, उतना परसेंटेज आ गया। आपका एक्यूरेसी लेवल कितना है, उसके बाद प्रेप लेवल कितना है, प्रिपरेशन लेवल कितना है वो देख लीजिए। अगर गुड रैंक जी या नीट में आपको देखना है तो योर एक्यूरेसी लेवल शुड बी अबव 85। आपका एक्यूरेसी लेवल क्या होना चाहिए, 85 से ज्यादा होना चाहिए। एंड प्रेप लेवल शुड बी अबव 75।
प्रिपरेशन लेवल 75 हो जाएगी तो आप लोगों का रैंक बन जाएगा, अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ये मेरा स्पेशल फॉर्मूला है, इसीलिए इसको जरूर अच्छे से लर्न भी कीजिएगा, और क्वेश्चन जब करोगे तो उसमें जरूर चेक करके देखना कि आपका एक्यूरेसी लेवल 85 से ज्यादा है या नहीं, प्रेप लेवल 75 से ज्यादा है या नहीं। सो नाउ दिस लेक्चर इज फिनिश। कमिंग क्लास में मेरे टाइप के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे जो नीट में आपका पूछा जाता है। टिल देन बाय, एज वेल एज बेस्ट ऑफ लक।